बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और 23 मार्च की तारीख़ हमें लेकर चलती है 1940 में, जब एक करारदाद पेश की गई जो कि दो कौमी नज़रिए की थी। उस करारदाद के बाद एक प्लान सामने रखा गया और ये वाज़ेह किया गया कि हम बरे सग़ीर के अंदर आज़ादी चाहते हैं, हम एक अलहदा वतन चाहते हैं। और आज के दिन मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। आज जो मरकज़ी तकरीब थी उसको महदूद पैमाने पर किया गया और सदर हाउस के अंदर वो की गई तकरीब। बुनियादी तौर पर पहले देखा जाता था कि वो शक्करपड़ियाँ या किसी बड़े ग्राउंड में की जाती थी, लेकिन कुछ मौसम की मुनासबत थी और कुछ रमज़ान की वजह से उसको जो है महदूद पैमाने पर आज किया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद या पूरा दिन तकरीबात का मकसद यही होता है कि जो नौजवान नस्ल है या जो इस दौर की नस्ल है उसको बताया जाए कि ये मुल्क हमने हासिल आखिर किया क्यों था, क्या वजह थी कि हम बरे सगीर में जब रह रहे थे हमें क्या मुश्किलात थी या किस नज़रिए पर हमने ये मुल्क हासिल किया। 1940 में जब ये करारदाद पेश की गई तो उसमें वो मकासद बताए गए कि इस मुल्क को हम इसलिए हासिल कर रहे हैं, ये मसाइल हमें दरपेश हैं। लेकिन क्या 1940 से लेकर और फिर 1947 के बाद जब हमने आज़ादी हासिल कर ली टिल नाउ 2025 तक जिन मकासद के लिए हमने हासिल किया था या जो रोड मैप हमने अपने लिए तय किया था, जो करारदाद हमने पेश की थी उसके अंदर जो रोड मैप हमने बताया था कि हम उस रोड मैप पर, उस प्लान पर चल रहे हैं और जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था क्या वो मकासद हासिल कर लिए गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम बहुत सी गलतियों से भी सीखते हैं चीज़ों को और बहुत से यकीनी तौर पर अच्छे इकदाम भी उठाए गए हैं इस तमाम तर सालों के अंदर जब से हम आज़ाद हुए और जब से ये करारदाद पेश आई है। तो हमने माजी से अब तक सीखा क्या है और हम जिस पोजीशन पर मौजूद हैं क्या एक और करारदाद लाने की ज़रूरत है या हम जो सूरत हाल चल रही है उसी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उस मकसद को हासिल कर सकते हैं जो उन बुजुर्गों ने सोचा था, वो जो ख्वाब देखा गया था, जो फरमान जारी किए गए थे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, 1940 से लेकर 2025 तक महदूद वक्त है, लेकिन इस तमाम सफर को आप कैसे देखते हैं? पचासी साल पहले की बात है। ये मिंटो पार्क है जिसका नाम आजकल इकबाल पार्क है। मुसलमानान बर्रे सगीर कहते हैं कि हम अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाएंगे। उससे पहले जंग आज़ादी हो चुकी है 1857 की, जिसको अंग्रेज़ ने गदर कहा। इससे पहले सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक चल चुकी है। उन्होंने अंग्रेज़ी सीखने की बात की, दो कौमी नज़रिया दिया और उसके बाद मुसलमानों में दो धड़े बन गए कि सर सैयद ये कहता है और सर सैयद ये नहीं कहता। ये भी हो चुका। 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी। कायदे आज़म जो पहले कांग्रेस के मेंबर थे उनको एहसास होता है और फिर वो जब चलती है तहरीक डिवाइड इंडिया तो उसके बाद कायद मेरा चलाता है क्विट, डिवाइड एंड क्विट। और उसके बाद डिवाइड इंडिया, डिवाइड एंड क्विट वाली तहरीक चलती है। 1906 में जो बन चुकी मुस्लिम लीग, फिर इलेक्शंस होते हैं। 1940 से लेकर 1947 तक का जो ये छोटा सा अरसा है इसमें एक तहरीक और ज़्यादा आगे आती है और उसके बाद इलेक्शन में पता लगता है कि मुसलमानाने बर्रे सगीर जो हैं उन्होंने अपने स्पेशल इलेक्टोरेट जो थे उसमें भारी अक्सरियत से वो जीतते हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है कि उस ज़माने में 1945-46 में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त ख्याल नहीं आया कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से मैन करने हैं, किस तरीके से जो है वो ये यानी गड़बड़ करके, तो कोई फॉर्म 47 वगैरह की चीज़ उस वक्त नहीं थी। ये अल्लाह का शुक्र है। 1947 आता है, 14 अगस्त आती है, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है और यूं इस दुनियाए आलम में एक ऐसा मुल्क आता है जो कि एक ऐसे मुल्क की जो है वो तामीर होती है। मेरे कायद को सलाम, सर सैयद को सलाम, अल्लामा इकबाल वो इलाहाबाद का आपको यानी याद होगा ख़िताब जो कि वो जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से करके, इस तरह से करके, तो वो जो ख्वाब इकबाल का कि वो जो कंटिगुअस इलाके हैं उनका, ये इन सारे मशाहिर को सलाम और सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया। वो बेशुमार लोग, वो लोग जिन्होंने लाल रुमाल की तहरीक चलाई,
वो लोग जिन्होंने कायद का नाम सुन के और कहा कि हाँ ये बंदा सच कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, इसके पीछे चलते हैं, उन सब को सलाम, क्योंकि उन सब की वजह से इस वक्त हम इस आज़ाद मुल्क में मौजूद हैं। और ये जो इस वक्त आपके दिमाग में ख्याल आया ना, ये नजमुल साकिब साहब हमारा तो मुल्क आज़ाद है ही नहीं, ये वो फतूर है, ये वो फतूर है जो दिमागों में पैदा किया गया है, ये वो कंफ्यूजन है जो कि बाकायदा तौर पे सोची समझी तहरीक के बाद इसको कहा गया है कि नौजवान नस्ल में फैला दो, तुम आज़ाद नहीं हो, तब्दीली आनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप यकीन कर लीजिए ज़ौक, अगर मेरा कायद मैदान में ना आता, अगर उनके साथी उनका साथ ना देते, 1940 में ये यानी लाहौर रेजोल्यूशन पास ना होता, 1947 में पाकिस्तान ना मारज़ वजूद में आता, तो जो इस वक्त हम लोग हैं ना, इमेजिन कीजिए कि हिंदुस्तान का हिस्सा होते। आप जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो आपको ख्याल आना चाहिए आप बात क्या कर रहे हैं। और जी पाकिस्तान का नजरिया ऐसे था, यानी कायद आज़म ने तो यानी जूते पहन के नमाज पढ़ी, और कायद आज़म तो फलाना सूट पहनते थे, तो शलवार कमीज और वेस्ट कोट नहीं पहनते थे। ये छोटी छोटी फरोई बातों में हमें डाल दिया गया और हम बुनियादी चीजें भूल गए। बुनियादी चीज क्या है? साहब मैं यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो फिर जो एक छोटा सा तबका फिक्र एक सवाल उठाता है, मैं वो सामने रख देता हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप राय दीजिएगा। ये कहा गया कि ये सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड था जिसको अलहदा कराने के लिए कायदे आज़म को वकील हायर किया गया। ये देखे ना, ये वो प्रोपोगंडा है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, जिसका आपने ये जिक्र किया है। आप किसी चीज को भी किसी तरीके से भी ले सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी आया था, पता नहीं क्या करने आया था, वो ये करके चला गया। मोहम्मद बिन कासिम आया, वो तो असल में इसलिए आया था। आपको क्या पता है वो किस लिए आया था? आपको उन लोगों का पता है जिन लोगों ने ये पूरी तहरीक चलाई, तहरीक पाकिस्तान, और फिर आप एक मुल्क हासिल किया। हम बातें करते हैं, आज भी मैं सुन रहा था तकरीरें, हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखेंगे। और बाबा याद नहीं रखना, सिर्फ आपने क्या किया है। देखिए, आजादी हासिल करना मुश्किल काम होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल यह होता है कि आजाद मुमलकत में तरक्की करना और उस तरक्की को संभालना, सस्टेन करना, अपनी आजादी को कायम रखना। ठीक है। हमारे यहां क्या है, पाकिस्तान के कोलंबस देखें कितने हैं, वो दोबारा से दरियाफ्त कर रहे हैं पाकिस्तान को कि नजरिया पाकिस्तान असल में ये है, दो कौमी नजरिया फलाना फलाना। और खुदा के लिए अपने आप को देखिए, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। आपको बना बनाया एक मुल्क मिलता है और आप उसका सत्यानाश मारने पे तुले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा पाकिस्तान चल रहा है, तरक्की कर रहा है और तरक्की करेगा। इस वक्त की आखिरी बात, आप कहते हैं जी कि सियासी नजरियात को बालाए ताक रख के हमने मुल्क का और उसकी तरक्की का सोचना है। बड़ी अच्छी बात है। ये सिर्फ आपको 23 मार्च को याद आती है बात, 14 अगस्त को याद आती है, बाकी पूरा साल क्या है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि आपने सियासी ख्यालात को, नजरियात को बालाए ताक रखना है, तो रखना कैसे है, वो तरीका भी बता दीजिए। जरा सी बात होती है, तकरीर करते करते आज हमने देखा कि वो बात कर रहे थे कि जी वो यानी 23 मार्च, और वो अचानक आ गई बीच में केनाल, अचानक आ गया कि जी ये केनाल बनेगी नहीं बनेगी। और साथ ही उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि जब मुल्क की बात करते हैं तो आपका जो बैक ऑफ द माइंड है ना, वो एकदम से सामने आता है, वो पता लगता है असल में तो हकीकत ये है। और ये सारी तकरीर है, ये तकरीर है कि जी बालाए ताक रखना है, कैसे रखना है। और ये पूरे जो इस 85 साल हो गए आज को, यानी इस 23 मार्च 1940 को, और 75, 76, 77 साल हो गए, 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक आप बालाए ताक क्यों नहीं रख सके? ठीक, क्या मसला है? तो एक चीज सिर्फ चाहूंगा, एक चीज चाहूंगा अपने सियासतदानों से, असहाबे इक्तदार से, और उन थिंक टैंक से, और उन तमाम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और वाइस चांसलर से, और अपनी नौजवान नस्ल से, सिर्फ एक चीज कर लीजिए, अपने साथ सच बोलना शुरू कर दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखेंगे जिस दिन मैंने अपने साथ सच बोलना शुरू किया, हालात देखिए कैसे अच्छे होते हैं।
ब्रिगेडियर साहब, आज़ादी की अहमियत पर कोई दूसरी राय नहीं है। हम ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम फिर जब कंपैरिजन करते हैं हमारे खित्ते के अंदर हमारे साथ मौजूद हिंदुस्तान था जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, फिर हम चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस पर फिर सवालात उठते हैं। तो ये जो 85 साला सफ़र है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हैट्स ऑफ, जितना भी सलाम करें सलूट करें कम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और बाकी जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, और ना भूलें कि पाकिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो बंगालीज ने स्पीयरहेड किया था, बंगालीज आगे थे। किसने करारदाद पेश की थी 1940 की? बताइए, मौलवी फजल हक। किसने जो ऑल पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास किधर हुआ था? मुझे याद, हम किताबों में बहुत पढ़ते थे हिस्ट्री में। नवाब सलीमुल्लाह, किधर? ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में। तो हमने क्या किया? कायद-ए-आज़म और हमारे जो लीडरशिप का जो विजन था 1947 का कि पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट होगा जहां पे आइन की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इत्तेसाब, अदलिया, इंसाफ, और ये हमारा आइन भी ये तमाम बातें कहते। प्रॉब्लम सारा ये हुआ है कि मैं समझता हूँ कि हम लोग कायद-ए-आज़म की जो टीचिंग रहे, उनके फरमान थे, और हमारे आइन से हम डिविएट कर गए। बेशक बीच में बहुत ऐसे मौके आए जबकि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया था पाकिस्तानी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1965 की जंग में कैसे पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई और कैसे उन्होंने मुसल्लह फौज को सपोर्ट किया और सब बाहर निकले और इंडियंस को शिकस्त दी, इन द सेंस कि वो तो लाहौर आना चाहते थे 6 सितंबर की शाम को। नंबर 1। नंबर 2, ये 28 मई 1998 बिल्कुल नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, और ये पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान स्थिर बना, 6 एक्सप्लोजन किए और दुनिया को बिल्कुल बता दिया कि हमसे डोंट मेस विद अस, वी आर न्यूक्लियर पावर नाउ। वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ उसमें भी अवाम की बड़ी कुर्बानी थी, उसमें भी बहुत मेहनत की गई मुसल्लह फौज और हमारे तमाम साइंटिस्ट इंजीनियर ने उस कामयाबी हासिल करने की। लेकिन मसला क्या हुआ है उसके बाद? मैं समझता हूँ हम क्यों डिविएट कर गए सही रास्ते से। 3 लफ्ज, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। पाकिस्तान को वो क़यादत ही नहीं मिली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद, जो कि सही मानों में पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो, जो पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर की बात करे। ये वजह हुई है, वो लीडरशिप नहीं आई है। और लीडरशिप आई, जो आई भी, मैं ब्रॉड बेस बात कर रहा हूँ, अपने मफादात, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट बोले, अपने खानदानी इंटरेस्ट बोले, वगैरह वगैरह। मतलब है कि पाकिस्तान एलीट के लिए नहीं बना था, अशराफिया के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान करप्ट अशराफिया के लिए बना था। पाकिस्तान इसलिए बना था कि अवाम की जिंदगी में बेहतरी आए, इसलिए ये सारा पार्टीशन हुआ था सब कॉन्टिनेंट, कि हम एक आज़ाद फिजा में अपने रिलीजन की भी प्रैक्टिस करें और हमारे लोगों की, मुसलमानों की जो कायद-ए-आज़म के ये 14 नकात निसाब में पढ़ाने के अलावा और क्या करना चाहिए हमें? नहीं, मैं ये समझता हूँ हमारा सर्वाइवल एक ही चीज में है। चले एक ही लफ्ज में बोल रहा था, हमारा सर्वाइवल आइन में है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती। पिछले 3 दिन से जो कुछ क्वेटा में हो रहा है, दिल को तकलीफ होती है। उससे पहले सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ। मैं समझता हूँ ये 23 मार्च जो हो रहा है, इस पे तो हमें बहुत ज्यादा रीइटरेट रिजॉल्व करना चाहिए कि भाई जितनी जल्दी हो हम बिल्कुल आइन को असली सूरत हाल में, असली शक्ल में उसको बहाल करें और पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर की बात करें, पाकिस्तान के अवाम को पुरसकून करें। ये याद रखें। अगर देखिए, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल, एक नजरियाती मुल्क था। 27 रमजान को पाकिस्तान कायम हुआ था, इफ आई एम सेइंग इट राइटली। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ताला की क्रिएशन है, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हम कहते हैं ना कि हम लोगों को, बच्चों को एजुकेट करें, यूथ को एजुकेट करें नजरिया पाकिस्तान पे। एक अदारा सिर्फ पाकिस्तान में जो मैंने देखा है पिछले 25 साल में, जब से मैं लाहौर आया हूँ रिटायरमेंट के बाद, वो था नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट। मरहूम अजीम शख्सियत मजीद निजामी, क्या उन्होंने वो इदारा बनाया
और क्या उस अदारे में हम जाते थे? अब तो जाना भी छोड़ दिया, दिल ही नहीं करता। क्या वहां पे आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी? अभी भी होती है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है। मजीद निजामी साहब की डेथ के बाद क्या जनाब वो पाकिस्तान की नजरियात के बारे में, कायद आजम किस पीछे, और वो तमाम तारीख 47 की मूवमेंट की होती थी। एक मैं लास्ट बात कह दूं, अगर आज सलाम करना है तो बांग्लादेश के अवाम को सलाम करें। मैं कहता हूँ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने, मेरा ख्याल है कितनी दहाइयों के बाद वहां पे फंक्शन हुआ है, उन्होंने जो इंडियन ओरिजिन जो सारा वहां पे आगे थे, मुसलत हो गए थे आइडियोलॉजी, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अब वो ठीक है बघेल साहब, यानी आप ये समझते हैं कि हमें सिर्फ ये दिन छुट्टी के तौर पर नहीं मनाना चाहिए, अगर हमें हकीकी तौर पर आगे बढ़ना है तो हमें जो हमारी मौजूदा नस्ल है, जो इस वक्त मौजूदा दौर चल रहा है, उसमें बताना पड़ेगा कि किन कुर्बानियों से हमने हासिल किया, ताकि लोगों को अहमियत का अंदाजा हो। साकिब बशीर साहब, टैलेंट की कमी नहीं है और खसूसी तौर पर आज़ादी की अहमियत तो इसी बात से समझ आ जाती है कि हम मेजॉरिटी में जी रहे हैं। माइनॉरिटी में जीने के लिए हमारे सामने बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं जो हम देखते हैं कि वो कितना मुश्किल हो जाता है और कितना घुटन ज़दा हो जाता है। फिर हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और हमारी अमन की ज़मानत भी है। लेकिन इस तमाम टेन्योर के अंदर हमने बहुत से ऐसे फेजेस भी देखे जिसमें पाकिस्तान दो लख्त भी हुआ, लेकिन उसमें हमने बहुत सी खुशियाँ भी देखी। तो ये इस वक्त जो हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, यहाँ पर आकर आपको लगता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो एक जो माइंडसेट था वो दोबारा हो? एक तो जो आपने बात की कि जो मौजूदा जो नस्ल है उसको उस तक ये पैगाम पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि 23 मार्च 1940 या 14 अगस्त 1947 इस दौरान या इससे पहले जितनी भी स्ट्रगल हुई मुल्क को एक आज़ाद मुल्क को हासिल करने के लिए और जितनी कुर्बानियाँ दी गई, ये एक तवील जद्दोजहद थी। उसके पीछे एक पूरा तसव्वुर था, उसके पीछे शख्सियात थी, उसके पीछे लोग थे। ये वो कुर्बानियों की जो दास्तान है वो आज की जनरेशन को पता होनी चाहिए कि ये आज़ादी हमें जो है वो तोहफे में नहीं मिली। ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों के बाद और बड़ी कोशिश और जद्दोजहद के बाद जो है वो स्ट्रगल के बाद जो है वो आज़ादी जो है वो मिली है। और इस आज़ादी का कोई मकसद भी है। जब तक कि हम मकसद की तरफ नहीं जाएंगे, बस एक दिन के तौर पर मनाएंगे, आए तकारीर की, बयानात जारी हुए और उसके बाद जो है वो स्टेटस लग गए और उसके बाद मामला ख़त्म, तो मेरा ख्याल में उसकी असल जो रूह है हम उसको नहीं जान सकेंगे। तो असल रूह जो है उसको जानने, और ख़ास तौर पर अगर हम 8 दिहाइयाँ गुजर गई हैं आज, तो आज हमें ये देखना चाहिए कि माजी में कौन सी गलतियाँ थीं। जो एक तसव्वुर पाकिस्तान था उसके तनाजुर में कुछ गलतियां हमसे हुई, क्या हमने उन गलतियों से सीखा और क्या हमने मुस्तकबिल के लिए ये तय कर लिया कि हम माजी की वो गलतियां जो है वो नहीं दोहराएंगे। तो अगर आप पूरी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उस पर नज़र दौड़ाएं तो वो जो 1971 की बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान हासिल किया गया था, आज जब हम बात कर रहे हैं 23 मार्च 2025 को, तो वो पाकिस्तान मौजूद नहीं है। बांग्लादेश अलग हो चुका है, ये हमें तस्लीम करना चाहिए और ये एडमिटेड फैक्ट है। तो वो पाकिस्तान नहीं है। फिर हमने कौन कौन सी गलतियां हुई, कहां कहां हमारी मुश्किलात थी, हमारे यहाँ क्या जमहूरियत जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह हुई, क्या हमारे यहाँ आमराना निज़ाम हुकूमत जो था उसने नुकसान नहीं पहुँचाया हमारे पूरे सिस्टम को। फिर जो दरमियान में जो अफगान वार जो है वो 90 की दिहाई में, फिर उसके बाद 9/11 के बाद अफगान वार आई, फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान थे उनकी शहादतें, इस मुल्क के अवाम 80,000 से ज़ायद लोग जो है शहीद हुए। ये इतनी लंबी चौड़ी दास्तान है, हर एंगल से हर तरह से हमें इसका जायजा लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हुई और उनको उनकी दुरुस्तगी जरूरी है। बहुत अच्छे काम भी हुए। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा में वाहिद जो है वो इस जो एटमी पावर है, ये हमारे पास एजाज है। हमारी जो सरहदें हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनकी हिफाजत कर रही हैं। हमारी एक साइड की दूसरी साइड पे भी जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइड भी हैं, लेकिन हमें वो देखनी चाहिए जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसको जो है वो दुरुस्त की जरूरी है। फिर एक और बात, जो तसव्वुर पाकिस्तान बिल्कुल मजमूई तौर पर एक अपने मुआशरे में अगर हम देखते हैं तो मुसावी हुकूक मिलने चाहिए,
अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम होना चाहिए, अकलीतों को हुकूक मिलने चाहिए, अकरबा परवरी, करप्शन, इस पे काबू जो है वो पाया जाना चाहिए, बदउनवानी, नाइंसाफी, इस पे काबू पाया जाना चाहिए। बुनियादी एक जो तसव्वुर था ना पाकिस्तान को लाने का, उसमें एक बुनियादी चीजें हैं क्या? हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी पॉइंट्स जो है, नुकात हैं, क्या उस पर हमने अमल किया है? यहाँ पर तो दो किस्म के निज़ाम कायम है। आप जिस लेवल पे चले जाएं, तालीम आप देख लें, सेहत का निज़ाम देख लें, मुल्क में जो अशराफिया कायम है उसकी अपने लिए सहूलियात और आवाम के लिए सहूलियात को देख लें, जो इंसाफ का निज़ाम है वहां पे भी आपको यही डिवीजन जो है वो नजर आती है। तो ये बिल्कुल बुनियादी जो नुकात हैं उस पर भी हमने अमल नहीं किया, उसमें बहुत ज्यादा अभी भी बेहतरी की जरूरत है और बेहतरी जो है वो लानी होगी और हमें माजी से सीखना होगा और मुस्तकबिल के लिए एक मरबूत लाहे अमल बनाना होगा। आज तकरीबन 80 साल से बाद जो है वो अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, तो ये जो सूबे हैं इनमें दो दहशतगर्दी का जो खात्मा है, दहशतगर्दों का जो खात्मा है, उनके खिलाफ जो जंग है वो हमने जीतनी है, इस मुल्क के लिए जीतनी है। सिर्फ आखिरी बात कि जो आजादी है, इस आजादी की नेमत को अगर पूछना है तो वो 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं, जो अकलीतें हैं, जो उनके साथ हो रहा है, उनको उनके जो रहन सहन है उसको अगर हम देख लें तो हमें आजादी की जो कीमत है और आजादी हमें जो है वो उसकी समझ आ जाएगी। तीन फिक्रे बोलने की इजाजत चाहता हूं सर। पहला यह है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके बारे में आज हमें एक खुशखबरी मिली है। हमारे जो टसूरी साहब हैं गवर्नर सिंध, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, ये आज की बात बता रहा हूं जी जी, 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो इस 23 मार्च का तोहफा समझिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि बात हो रही थी कि लीडर कोई पैदा नहीं हुआ कायदे आजम के बाद। सवाल ये है कि एक दो जो पैदा हो गए उनके साथ आपने किया क्या है। और तीसरी बात कि जब हम बात करते हैं कि ये मकान है, इसकी फलां ईंट टूटी हुई है, ये फलां जगह पे गड़बड़ है, ये फलां जगह पे ये हो रहा है, तो हम वो ईंट खुद उठा के लगा क्यों नहीं देते? बिल्कुल ऐसे ही। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हर चीज हुकूमत करेगी, हर चीज फौज करेगी, हर चीज जो है वो बड़े बड़े लोग, उनको अपने काम करने दें। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पाकिस्तान के मकान में कोई एक ईंट खाली है तो सिर्फ उसकी बातें करने से काम नहीं होगा, और सिर्फ ये करने से काम नहीं होगा कि ये ईंट लगानी थी, ईंट क्यों नहीं लगी, इधर से हवा आ रही है, आप वो ईंट उठा के खुद क्यों नहीं लगा देते? एक चीज बगेड़ साहब ऐड कर ले, फिर मैं आता हूं साहब आपकी तरफ। एक चीज रह गई, एक सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि आप देखें कि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें एक नाम जुल्फकार अली भुट्टो, उनका नाम भी है, उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन उनका जो मर्डर हुआ था, अदालती कत्ल, उसको 40 साल के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अदालती कत्ल था और गलत हुआ था, फेयर ट्रायल उसको नहीं मिला था। तो ये इस किस्म की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हम सीखते हैं। ठीक है बगेड़े साहब, मैं एक बात कह दूं, देखें एक और बुनियादी जो हमसे गलती हुई है ऑल अलोंग, बेशक हमने एहतसाब के बड़े इदारे बनाए, फेडरल लेवल पे नैब बनाया, बाकी प्रोविंशियल लेवल पे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, ये इदारे बनाए, लेकिन पाकिस्तान में ये जो सारी गड़बड़ हुई है, जो पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा है कि हमने वाकई कशकोल हाथ में लेके हम जाते हैं मुमालिक में, IMF ने किस तरह हमारी बाजू मरोड़ी हुई है। एहतसाब नहीं हो सका सही मानों में, जिस तरह एहतसाब, जेन्युइन एहतसाब जिसको कहते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा, वो क्या वो पैसे रिकवर हुए? क्या वो लोग जेलों में गए? बिल्कुल ऐसे ही। और ये मायूसी की बातें नहीं है, ये हमारा और दर्द है जो हम फील करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर ये चीज़ें हो जाती तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पर होता, आज भी हम नाजुक हालात से ना गुजर रहे होते। और अगली 23 मार्च तक अगर हम देखते हैं कि कोई रोड मैप तब्दील हो जाता है तो फिर हम अगली 23 मार्च को ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अब नाजुक सूरत हाल से निकल गए हैं। लेकिन अगर तब भी कायम रहते हैं तो फिर इसमें हमारा अपना कसूर है। और सिर्फ मुझे अपना बचपन याद है,
हमें इस दिन की अहमियत के हवाले से बहुत कुछ बताया जाता था, स्कूल और कॉलेजेस में फंक्शंस होते थे, टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स बकदरे ज़्यादा होते थे जो अब हो रहे हैं, वफाक की और सूबाई सतह पर ज़्यादा तकरीबात होती थी, लेकिन अब वो शिद्दत इन तकरीबात की भी नज़र नहीं आती। अगर आप मौजूदा नस्ल को ये नहीं समझा पाएंगे तो ये बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा। नाज़रीन, बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान के दरमियान काबुल में एक मुलाकात हुई है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से ये 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पर मौजूद है, तो मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। नज़्म साकिब साहब, हम पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी की लहर हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखी थी, उसके अंदर हमें ये नज़र आया कि अब एक हार्ड स्टेट का बयानिया रखना है, लेकिन अब मुज़ाकरात भी शुरू हुए हैं और ख़ास तौर पर KP के सूबा जो है वो ये चाहता है कि मुज़ाकरात हों। अली अमीन गंडापुर ये कह चुके हैं कि आप मुझे मुज़ाकरात के तौर पर भेज सकते हैं और अगर आप मुझे भेजें तो मैं ये किरदार अदा कर सकता हूँ। तो ये मामला अब किसके हाथ में है? आपको लगता है मुज़ाकरात से हल हो जाएगा, हार्ड स्टेट या हार्ड बयानी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए जो खारिजा पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो विफाक का मसला है, सूबे का नहीं है। आज फर्ज करें एक सूबा कहता है जी हम जाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो बाकी तीनों सूबों का क्या कसूर है? ये मसला सबसे पहले तो डिसाइड कर लें, क्या फॉरेन पॉलिसी जो है वो सूबाई मसला है कि वो विफाकी मसला है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक किसका ताल्लुक है कि ये जो मोहम्मद सादिक साहब हमारे गए हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान के, दूसरी दफ़ा बने हैं, बड़े ज़ीरक किस्म के सफारतकार रहे, सारी ज़िंदगी सफारतकारी में गुजारी और अफ़गानिस्तान में ये दूसरी दफ़ा इनकी तैनाती हुई है इस सिलसिले में। देखिए दो आपको बयानात बताता हूँ और उससे आपको पता लग जाएगा फौरी तौर पे कि अफ़गानिस्तान का मसला या फोकस क्या है, पाकिस्तान का मसला और फोकस क्या है। सादिक साहब कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी, लफ्ज़ सिक्योरिटी, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में है। इसका मतलब ये जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी चीज़ है। अमीर मुत्तकी साहब क्या कहते हैं, उधर के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड में रुकावट, तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड में रुकावट किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इन दोनों फिक्रों को अगर आप इसकी उर्दू सलीस उर्दू में बताएं तो आपको पता लग जाएगा कि अफ़गानिस्तान आपसे ये चाहता है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये चाहता है। 1 2 3 4 5 मसाइल हैं इस वक्त। अगर आप पाकिस्तान को और इसको देखते हैं, अफ़गानिस्तान को, इन ताल्लुकात को और ख़ित्ते की सूरत हाल को, सबसे पहले ये है कि जो तालिबान की हुकूमत है उसको रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा, ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला है ट्रांजिट ट्रेड का, तीसरा मसला है दहशतगर्दी और TTP का, ख़वारिज का, चौथा मसला है अफ़गान महाजरीन का, पांचवा मसला है अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इंडिया जो कुछ कर रहा है। अब इन पांचों मसाइल का हल जो है, आप मुझे कहेंगे जी सिफारतकारी से कैसे निकलेगा? सिफारतकारी से मसाइल का हल नहीं निकलता, लेकिन सिफारतकारी से मसाइल हल करने के रास्ते निकलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे पूछेंगे इन पांचों मसाइल को अगर आपने हल करना है ना, तो उससे पहले एक मसले का हल करना है, और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो माहौल नहीं बनता कि जिसमें आप बात कर सकें। तो आपकी सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि आप वो माहौल क्रिएट करें जिसमें तालिबान से जब आप बात करते हैं, और फिर ये दूसरी बात उसमें ये है कि जो कहें उसको पूरा करें। दोनों तरफ से एक नजर सब ये जो आप कह रहे हैं चीज ये सोल्यूशन तो है किसके पास? देखिए, अगर तूरखम की बात होती है तो फिर वो जिरगा बैठता है, फिर तब चलता है। अब ये किसी सूबे के पास है, विफाक के पास है, कोई ऑपरेशन इसका हल है, या फिर जिरगे की सूरत में ये हल होगा? देखिए, जिसका जो काम है उसको वो काम करने दें। ये मेरा और आपका मसला नहीं है। जिन स्टेक होल्डर्स का ये मसला है उनको वो काम करने दें, हम अपना किरदार अदा करें इसमें।
अवाम ने अपना किरदार अदा करना है। और अवाम का किरदार क्या है कि उसको कम से कम समझ हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी हुकूमत हो जिस पे अवाम का एतबार हो, उसको पता हो कि हाँ ये ठीक कह रहा है, ये नहीं कह। मैं आपको फौरी तौर पे एक बात अपने कायद की बताऊं, इस एतबार वाले की, और यकीन कीजिएगा इसी में ही सारी कुंडी है। पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, एक खंबा सा लगा हुआ है, उस पर एक बाबा जी जो है अपने कान के साथ रेडियो ट्रांसिस्टर लगा के तो तकरीर सुन रहे हैं कायद की। एक बंदा आता है, कहता है बाबा जी ये तो अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं, आपको तो अंग्रेजी नहीं आती। तो बाबा जी कहते हैं मुझे नहीं आती अंग्रेजी, लेकिन ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। वो एतबार अगर आप दे देते हैं अपने अवाम को, तो अवाम बिल्कुल तसल्ली से बैठेगी, ठीक है ये हुकूमत जो है वो काम कर रही है। इस सिफारतकारी को मौका दीजिए, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आजकल तो हम देखते हैं ना सिफारतकारी हो रही है मिसाइलों के जरिए। ये ईरान से 80 मिसाइल गिरे, ये यानी इजराइल ने मिसाइल गिरा के बताया जी कि ये सिफारतकारी है। सिफारतकारी अपनी जगह पे उसको रखिए, रास्ते खोलिए, लेकिन साथ साथ अपनी सिक्योरिटी का पक्का पीठा मुकम्मल तौर पे मजबूत का इंतजाम आपका होना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा साकिब रशीद साहब, ये फरमाइएगा आप, क्योंकि ये जो नजूम साकिब साहब ने बात की बिल्कुल ऐसे ही है कि जब दोनों तरफ से हम देखते हैं कि जो बयानात सामने आए, ये पता लग गया वो क्या चाहते हैं, ये पता लग गया हम क्या चाहते हैं। पहले तो इसमें भी इबहाम हमें नजर आता था भाई कौन क्या चाहता है। अब पाकिस्तान ऑफर क्या कर सकता है और अफगानिस्तान हमें क्या ऑफर कर सकता है, यहां से ही बात आगे चलेगी। ये तो चले टेबल पर आ गया कि दोनों चाहते क्या। एक तो जो पिछले दिनों जो पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, वहाँ के हवाले से भी खबर है कि कुछ जो लोग थे, शुरका थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो दहशतगर्दी का जो मामला है ये बातचीत वाला ऑप्शन बंद नहीं होना चाहिए, तो बातचीत का ऑप्शन खुला रखना चाहिए और बाकी जो सिक्योरिटी के उमूर हैं उनको भी जब वो निपटाएँ। तो ज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो गए हैं वहाँ पे मुलाकात हुई है सादिक साहब की, वो उसका तनाजुर एक ये भी है, और जो अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान तालिबान की, उनके सामने, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी जानिब से या हुकूमत की जानिब से बयानात आते रहे कि अफ़गानिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के जो लोग थे उनके अफ़गानिस्तान में राब्ते जो है वो साबित हो रहे थे। तो ये जो सबूत प्रूफ या ये सारा एक जो मंजरनामा है, ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत के सामने रखा जाना और ये पैगाम जो है वो यकीनी तौर पर उन तक पहुँचाया गया होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि पिछले दिनों वो भी आया था, जो रिपोर्ट भी आई थी कि अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है वो TTP को फैसिलिटेट कर रही है। एक चीज़ मैंने सुनी कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ के जो अफ़गान उलमा हैं उनकी जानिब से एक फतवा दिया गया है कि अब अगर कोई भी लड़ेगा तो वो जिहाद नहीं जंग होगी। तो सवाल ये है कि जब वहाँ के उलमा भी ये फतवा दे रहे हैं और यहाँ पे भी मौलाना फजल रहमान जब ये अकोड़ा खटक गए थे तो वो उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी इस हवाले से। मुफ्ती तकी उस्मानी, उनका मैं पढ़ रहा था बयान, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट जब बयान दिया था, और भी उलमा की जानिब से बयानात आए कि स्टेट के खिलाफ जो आप कर रहे हैं ये जिहाद नहीं है। तो जब दोनों अतराफ ये अगर मैं बिल्कुल मजहबी लिहाज से, क्योंकि जब ब्रेन वॉशिंग होती है दहशतगर्दों की तो उसमें एक मजहबी टच जो है वो दिया जाता है, तो जब इस पॉइंट पे वो इकट्ठे हैं तो वो अफगान तालिबान हुकूमत को तो फोर्सफुली रोकना चाहिए कि वो TTP जो अफगान सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। पहले भी ये कोशिश की गई, अब भी ये कोशिश की जा रही है। जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान कर क्या सकता है, मेरी नजर में अगर कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसला है तो वो TTP है। अगर वो मसला हल हो जाएगा तो बाकी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अफगान माहरीन की वापसी भी, ट्रांजिट ट्रेड भी, तोरखम बॉर्डर के इश्यूज भी, बॉर्डर लाइन के इश्यूज, हर चीज हल हो जाएगी अगर ये TTP वाला मामला जो पाकिस्तान ये आप समझते हैं कि TTP का मामला एग्री कर जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई लें। ठीक है बगड़ी साहब, अब रेलिवेंट कौन है फिर इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि एक ज़माने में मौलाना फजल रहमान एक वक्त के हमरा गए, अब सूबाई तौर पर कहा जा रहा है हमें मौका दे, जिरगा भी लगा रहता है इस हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए, वफाक भी एक वक्त भेजने के लिए रेडी है, लेकिन रेलिवेंट ज़्यादा कौन होगा जिससे ज़्यादा मौसर तरीके से हमें कोई चीज़ मिल सकेगी, कोई आखिरी नतीजा मिल सकेगा?
देखें, ये सिर्फ मामला डिप्लोमेसी का नहीं है, सफारतकारी का नहीं है। ठीक है, सफारतकारी जो है वो आपको वो ग्राउंड्स ले कर देती है, फ्यूचर रोड मैप जो है उसको उसका तयन कर देती है, लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका बेसिक मसला ये है, जैसा अभी ये साकिब साहब भी कह रहे थे कि आज अगर वहां पे दहशतगर्दी को वो कंट्रोल करते हैं, उन बेसिस को खत्म कर देते हैं और अफगानिस्तान से यहाँ दरदादी और ये हमले खत्म हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हमारा कोई ऐसा और कोई मसला नहीं है अपना अफगानिस्तान के साथ। ट्रांजिट ट्रेड तो पहले भी 50-60 साल से चल रही है। अफगान रेफ्यूजीज को हमने तो अफगान जिहाद के दौर से हमने उनको रखा हुआ है कि बीच में जाते भी रहे वापस। पीटीआई के दौर में जब वो फेडरल गवर्नमेंट थे तब भी जो है अफगान रेफ्यूजीज को हमने वापस जाने दिया, जो रजाकाराना तौर पर वापस जाना चाहते थे। अब वहां भी हमने 9 लाख के करीब इलीगल को वापस भेजा है और 31 मार्च डेडलाइन जो बाकी यहाँ पे रह गए, तो वो इश्यूज तो फिर भी बातचीत हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ सफारतकारी नहीं है, हमारे जो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, माजी में हम देखते थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो भी जाते थे काबुल, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान के वो भी आते थे इस्लामाबाद में। हमारे जो DGISI है, हमारे सिक्योरिटी लीडरशिप वो भी जाते थे और काबुल में बातचीत होती थी और बहुत कुछ फैसले होते थे जो कि दोनों के इंटरेस्ट में है, खासकर दहशतगर्दी, ये तमाम चीजें। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, सफारतकारी जो से मामला शुरू होते हैं तो मामला जो है सिर्फ सफारतकारी से हल नहीं होंगे। एक ये बात। दूसरा ये दो चीज़ें तस्हीह करना बड़ा ज़रूरी है ज़ौक जी। पहली चीज़ ये माननी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये तवक्को रखते हैं कि वो काबुल जाएंगे एक सरकारी दौरे पे, तो फिर सबसे पहले तो उनकी जो तालिबान की हुकूमत है उसको तो पहले मंजूर कीजिए ना, उसको कबूल कीजिए कि हाँ भाई आप वाकईतन आप ही रूलर हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका दूसरी बात कि सिर्फ टीटीपी नहीं है, सिर्फ इसमें यह है कि पाकिस्तान का क्लेम है ये कि दहशतगर्दी एज सच एज अ होल अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान को। तो आपके ख्याल में टीटीपी चली जाएगी तो पाकिस्तान को अलकायदा मंजूर है, पाकिस्तान को IS के मंजूर है, पाकिस्तान को तमाम जो आपकी है। जब हम बात करते हैं टीटीपी की, वो तो सिर्फ टीटीपी नहीं है, इसमें सारी की सारी दहशतगर्दी है जो कि एक्सपोर्ट होती है उन सब के लिए जो अफगानिस्तान की इस वक्त की तालिबान की हुकूमत हार्बर कर रही है, उनको पनागाहें दे रही है। हमें उन सब पे इतराज है। ठीक है बगैर साहब, क्लियर रिस्पांस कर दीजिए। आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे चले गए। जब हम टीटीपी की बात करते हैं तो वो तो एक सिंबॉलिक मेन ग्रुप है ना, बाकी वहां पे कितने और ऐसे ग्रुप भी हैं, दाइश भी है, अलकायदा वाले भी हैं, कोई एक दो और नए ग्रुप भी आगे और उनके स्प्लिटर ग्रुप्स भी हैं। तो ये तो ओवरऑल फिर बातचीत होगी, ओवरऑल फ्रेमवर्क पे बात होगी, फिर जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट वहां पे है वो भी बात होगी। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखें कि अमेरिका जो है उन्होंने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को एंगेज करना शुरू किया है, और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रंप सोच रहे हैं कि अगर ये बागराम एयरबेस इनको डिलीवर कर देते हैं अमेरिकियों को और वो वेपन्स की मसला हल हो जाते हैं जो अमेरिकन वेपन हैं, तो हो सकता है कि किसी कोई ऐसा प्रोग्रेस हो जाए कि अमेरिकन अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दें, उनको लेजिटिमेसी दें। आफ्टर इन्हीं के साथ तो उन्होंने किया था अपना कतर का दोहा में मुआहदा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, अगर एबनॉर्मल हालात में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में फैसले भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ डिप्लोमेट्स भी छोड़ दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हमारी कौमी सलामती को अफेक्ट कर रही है, तो मुझे आप ये बताएं कि उसमें अगर बलूचिस्तान ये केपी की लीडरशिप, केपी का जिरगा, अगर वो भी एक रोल प्ले कर सकता है इन हालात को कूल डाउन करने में पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, तो क्या हर्ज है? यानी आप समझते हैं कि जो भी मौजूदा सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट करके कुछ कर सकते हैं। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।